लोकसभा में संविधान पर आज दूसरे दिन भी जारी है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद चर्चा का देंगे जवाब। दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना सम्मेलन का उद्देश्य। मुख्यमंत्री साहिबगंज दौरे पर भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। बरहेट में आभार यात्रा में भी होंगे शामिल। और एसजीएफआई हॉकी में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। मेजबान मध्य प्रदेश को 0 के मुकाबले 2 गोल से किया पराजित। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में आज चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद चर्चा का जवाब देंगे। संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज चर्चा में भाग लिया और अपनी बात रखी। हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूं, उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है, वो है मनुष्य की 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस संविधान का प्रेरणा कहां से मिला वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा में सोमवार एक संबंधित बिल पेश किया जाएगा। यह बिल लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना है। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा
भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्य, तेल और दालें, वृद्ध आबादी के लिए देखभाल, अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर, निःशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्यों में पारंपरिक को प्रभावित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों, केंद्र शासित के मुख्य सचिव, अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और अन्य गण उपस्थित रहेंगे। इधर दिल्ली में चल रहे मुख्य सचिवों के सम्मेलन में झारखंड का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव अलका तिवारी कर रही हैं। श्रीमती तिवारी के साथ योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के श्रीनिवासन और उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में झारखंड ने तिलहन और दलहन पर आत्मनिर्भरता को लेकर कल अपना प्रेजेंटेशन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। श्री सोरेन इसके बाद भोगनाडीह मैदान से करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। श्री सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। इससे पहले कल श्री सोरेन ने देवघर स्थित बाबा धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल देवघर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। उसका एक बार इंस्पेक्शन करके उसे दुरुस्त कराने, क्योंकि बरसात के बाद सड़कें कुछ खराब होती हैं, उसको दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज का यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो उस ट्रेनिंग के दौरान, या उनको वो सुचारू रूप से चले, इससे संबंधित पंचायती राज से बात हुई। और रूरल डेवलपमेंट तो एक बहुत व्यापक विभाग है, और हमारे प्रखंड कैसे सशक्त हों और प्रखंड पे बार बार लोगों को दौड़ ना लगाना पड़े, उनका काम आसानी से हो। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि आने वाले 5 वर्षों में जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार भी जताया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है और साथ ही साथ पूरे झारखंड वासियों के सुख समृद्धि की कामना करने हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कल आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ विभागीय योजनाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान मंत्री ने आयुक्त से योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। इस मौके पर श्री लिंडा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति की उच्च परंपराओं पर आधारित कल्याणकारी योजनाएं बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च मानक स्तर पर पहुंचाना योजनाओं का उद्देश्य होना चाहिए। मंत्री ने इस दौरान एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के रोजगार और आय वृद्धि के लिए दीर्घस्थायी कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण होगा। वहीं 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। श्री अंसारी ने विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सभी सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे तथा एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अब शाम में भी ओपीडी सेवाएं संचालित होगी ताकि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कल जमशेदपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही जल्द ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। एक्सीलेंस अभी वर्तमान में 80 को इस राज्य में खोला गया और उसमें सारी आधुनिक पद्धति से पढ़ाई शुरू किया गया है और वो सीबीएसई बोर्ड का है, इसीलिए शुरू किया गया है। आपको मालूम होगा कि नेतरहाट भी पहले जैक का अंडर में था, लेकिन 2-3 साल के अंदर हमारी सरकार ने उसको भी सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वरीय अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर जमीनी हकीकत चिन्हित करें और स्टेक होल्डर से भी मिलें। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग ने कृषक उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मवेशी बाजार को दुरुस्त किया जाएगा और राज्य में बने कोल्ड स्टोरेज का बेहतर उपयोग कराया जाएगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर कल से छात्र विरोध में उतर सकते हैं। इसे देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी बड़ी तादाद में कल नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इधर रांची पुलिस ने इसे लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और संबंधित थानों को सतर्क भी किया है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें सभी पहलुओं से अवगत कराया। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया और इसमें हुई गड़बड़ी की जानकारी श्री मरांडी के साथ साझा की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में विद्यार्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर सरकार से परिणाम रद्द कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। तो हमने लड़कों लोगों से पूछा कि भाई आपके पास क्या प्रमाण है जो आप कह रहे हो ये गड़बड़ी हुई। तो कई को लोगों ने मोबाइल में दिखाया किस प्रकार से कहाँ का क्या हुआ। और उसके बाद जो सामान्यतया जो बच्चों ने बताया कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था, जो सेकेंड पाली में थर्ड पेपर का जो एग्ज़ाम था उसको फर्स्ट पाली में करवा दिया। तो ये एक संदेह को जन्म देता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। राज्य सरकार ने सिटीजन चार्टर के तहत जाति तथा स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत जिला स्तर पर इन दोनों प्रमाण पत्रों को जारी करने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। इसके साथ जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त के स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में 15 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं। कल उन्होंने शहर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पंजिका से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मिलान किया। मौके पर श्री भजंत्री ने राजस्व कर्मचारी और लिपिक के अनुपस्थित पाए जाने पर शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय आने का निर्देश दिया ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने बरियातू में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भी निरीक्षण किया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ सहित राज्य के हिस्सों में आज से कोल्ड वेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान कई जिलों का न्यूनतम तापमान
4 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है, जबकि सवेरे और शाम में कोहरा छाया रहने के साथ कनकनी और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके सबसे ठंडा इलाका रहा। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। उन्हें ये समझाना है कि ऊर्जा का संयमित उपयोग करना और दुरुपयोग रोकना क्यों जरूरी है। मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को महंगे बिजली के बिल से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। केंद्र सरकार की इस योजना के शानदार परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई निवासियों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे उनके घरों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। देहरादून के मोहकमपुर माजरी निवासी विद्यादत्त नौटियाल ने पीएम सूर्य घर योजना से सब्सिडी का लाभ लेकर अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। इसकी वजह से उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। इस योजना के लाभ को देखते हुए वो अपने इलाके के दूसरे लोगों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लाभांश लगवाया है, जिससे मेरे को बिजली फ्री मुफ्त है और कुछ पैसा भी सरप्लस मेरे खाते में आता है, जिससे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। औरों को भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता हूँ कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ ले और जो सब्सिडी मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाएं। देहरादून के कई लोगों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है। इसका फायदा यह है कि बिजली का बिल शून्य आ रहा है। ऐसे जब लगाया था तो कम से कम 2-2.5 के आसपास का पड़ा था, पर सूर्य घर योजना के बाद उसमें कुछ सब्सिडी मिल रही है। पहले काफी ज्यादा था, अब तो 0 ही आ रहा है, मतलब कम ही हो गया बिल्कुल। फायदे को देखते हुए पीएम सूर्य घर योजना का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 8,962 लोगों ने इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विभाग भी प्रयासरत है। ऊर्जा निगम का लक्ष्य 3 साल में 40,000 सोलर रूफटॉप लगाना है, जबकि मार्च 2025 तक 10,000 सोलर पैनल लगाना है। इस योजना के तहत अभी तक हम लोग जो है 8,962 लोगों को सोलर रूफटॉप लगा चुके हैं। हमारा इस साल का 10,000 का लक्ष्य है, जिसमें से 8,962 तक लगे, यानी कि मार्च तक हमें 10,000 कंप्लीट करने हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जहां जनता को फायदा हो रहा है, वहीं ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अभिनेता अल्लू अर्जुन अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज सवेरे जेल से रिहा हो गए। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना कर्नाटक राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का मामला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के मन में कला क्षेत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। जमानत मिलने के बावजूद कल पूरी रात उन्हें हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी। कल ही हाईकोर्ट से अल्लू को जमानत मिल गई थी। अब अल्लू के वकील ने कहा है कि वो देरी से रिहाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को कल गिरफ्तार किया गया था। दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। अल्लू अर्जुन को जेल में रात ना गुजारनी पड़े, इसके लिए उनकी टीम पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अल्लू अर्जुन को कल ही इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी थी। वहीं थिएटर में जान गंवाने वाली महिला रेवती के पति भास्कर ने कहा है कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, ये एक्टर को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस घटना के संबंध में दर्ज कराया गया अपना मामला वापस लेने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर विचार साझा किए जा सकते हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की हॉकी बालिका टीम मध्य प्रदेश को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर चैंपियन। देश के प्रतियोगिता में की 14 बालिकाओं ने बेहतरीन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में रही। किसी भी टीम झारखंड के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस जीत पर खिलाड़ियों और टीम के कोच को बधाई दी है। बोकारो में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। झारखंड सशस्त्र पुलिस की क्षेत्रीय टीम इस मुकाबले में अव्वल रही, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड जगह अपराध अनुसंधान विभाग, रेल और विशेष संयुक्त टीम, तीसरा स्थान कोयला क्षेत्र बोकारो टीम ने किया। जयपाईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि विजयी प्रतिभागी ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होता है। जो विजेता हैं, जो प्रतिभागी हैं, इनसे हम लोग अपना स्टेट का टीम चुनेंगे, स्टेट पुलिस का, और वो पार्टिसिपेट करेगी ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन पे। ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, झारखंड में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। हमारे कई खिलाड़ी ना कि नेशनल लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी पुलिस के अपना परचम लहराएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में पिछले 25 से अधिक वर्षों से हॉकी के लिए कार्य कर रहे मनोज कोनबेगी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मिलने पर कहा कि उन्हें इससे है। गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष श्री तैयब इकराम महोदय के द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया है, जो विगत कई वर्षों से 25 वर्षों से भी अधिक समय तक सिमडेगा जिला सहित झारखंड के हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रास रूट से काम कर रहा हूं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स बिल के ड्राफ्ट को लेकर खिलाड़ियों के साथ चर्चा की। मनसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स बिल के ड्राफ्ट को लेकर खिलाड़ियों के साथ चर्चा की है। खिलाड़ियों ने कहा है कि स्पोर्ट्स बिल सरकार की अच्छी पहल है और इसके आने के बाद देश में खेलों का विकास होगा। ये स्पोर्ट्स बिल हमारे देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय खेल मंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि बाहर देश ओलंपिक में जब प्रतिनिधित्व करेगा, मेजबानी करेगा, तो पदकों की संख्या इतनी हो कि पूरा विश्व चौकन्ना हो जाए। तो उसी दिशा में स्पोर्ट्स बिल एक बड़ा कदम होगा और हम सब इसके फेवर में हैं। हम सब समर्थन करते हैं कि स्पोर्ट्स बिल जरूर आना चाहिए। इससे खेल जगत में बहुत ज़्यादा सुधार भी होंगे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। देखिए, काफ़ी वुमेन को प्रॉब्लम्स होती थी, वो भी हमने डिस्कशन की है। इसके लिए फेडरेशंस में मतलब हमारे बिल में ये भी ऐड होगा कि वहाँ पर स्पेसिफिकली वुमेन भी हमारी फेडरेशंस में हो, और वो भी हमारे स्पोर्ट्स बिल में ऐड होगा। और अचीवर्स जो इसमें स्पोर्ट्स बिल 30% वुमेन की हिस्सेदारी होगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर रही। वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। केयरेज रेटिंग्स ने उम्मीद की है कि भारत सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर आगे बढ़ेगी।
इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.7% रह सकती है। केयरेज रेटिंग्स के मुख्य रेटिंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2025 में निजी निवेश में सुधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली तिमाहियों में खुदरा महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि खरीफ की अच्छी फसल और रबी की बुवाई के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण खाद्य महंगाई दर में कमी आएगी। पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई सब्जियों को छोड़कर 4% से नीचे रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में औसत खुदरा महंगाई दर 4.8% और वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 4.5% रहने का अनुमान है। वहीं कोर महंगाई दर के नरम बने रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में औसतन 3.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.3% रहेगी, जबकि थोक महंगाई दर के वित्त वर्ष 2024-25 में औसतन 2.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 3% रहने का अनुमान है। मजबूत कृषि उत्पादन और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होगा। रिपोर्ट में सरकारी राजस्व को लेकर कहा गया है कि यह बजट लक्ष्य के अनुरूप होगा। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चालू खाता घाटा सीएडी जीडीपी का 0.9% पर रहेगा। वहीं निर्यात के मोर्चे पर इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 25 में वस्तु निर्यात में 2.5% की वृद्धि और सेवा निर्यात में 13% की मजबूत वृद्धि दर्ज की जाएगी। देश में पिछले महीने वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। भारत में पिछले महीने गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नवंबर माह में दोपहिया वाहनों की बिक्री पहली बार 16 लाख यूनिट के आंकड़े को पार करते हुए 16.5 लाख यूनिट पर रही। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में 3.48 यूनिट रही और जो पिछले साल की इसी महीने की तुलना से 4.1% अधिक है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा है कि अक्टूबर में त्योहारी अवधि के दौरान जो मांग देखी गई थी वह नवंबर में भी पूरे उद्योग के लिए जारी रही। इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर के दौरान घरेलू बाजार में कारों और एसयूवी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मुख्य वृद्धि एसयूवी सेगमेंट में दर्ज की गई है। इस दौरान प्रमुख कार निर्माता कंपनियों की बिक्री में भी वृद्धि देखी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तीसरी वर्षगांठ कल बेहद ही धूमधाम से मनाई गई। धाम क्षेत्र सहित मंदिर परिसर की सजावट के साथ ही मंदिर परिसर में यज्ञ हवन किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 3 साल पूरे होने पर काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंडलायुक्त कौशल शर्मा के हाथों बीएचयू के सुंदर अस्पताल के तीमारदारों के लिए भोजन की गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 वर्ष के दौरान 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है, जिससे मंदिर सहित पूरे बनारस की आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा में संविधान पर आज दूसरे दिन भी जारी है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद चर्चा का देंगे जवाब। दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन का आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना सम्मेलन का उद्देश्य। मुख्यमंत्री साहिबगंज दौरे पर भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। बरहेट में आभार यात्रा में भी होंगे शामिल। और SGFI हॉकी में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। मेजबान मध्य प्रदेश को 0 के मुकाबले 2 गोल से किया पराजित। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी बधाई।